हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में टर्मिनल वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ के बारे में देखा, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेल्स इन टू इलेक्ट्रोड्स था इन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सर्किट में फ्लो ऑफ चार्ज के रिलेशन में ईएमएफ था वो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज। देखिए, जब सेल में कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रही है, यानी कि सर्किट ओपन है, तो हम कह रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स क्या था? ईएमएफ। अब हमने क्या किया? स्विच को ऑन कर दिया, यानी सर्किट को क्लोज कर दिया। जैसे ही सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो क्या होगा? यहां पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि कॉपर की तरफ से, जहां पर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन हाई पोटेंशियल है, एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगी टुवर्ड्स द जिंक इलेक्ट्रोड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो करेगी आउटसाइड द सर्किट। और ये करंट यहां से होती हुई आएगी सेल में, और सेल से होती हुई वापस कॉपर इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चली जाएगी, जिसको हम सिंबॉलिक वे में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो देखिए ये करंट आ रही है, आप देख सकते हैं ये करंट पॉजिटिव से निकली और ये सर्किट पूरा हो जाएगा, और यहां से सर्किट से होती हुई ये करंट वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगी। तो ये जो करंट फ्लो कर रही थी इस सर्किट में, ये तब फ्लो कर रही है जब सर्किट क्लोज है। सर्किट जब क्लोज हो रहा है और जो करंट फ्लो कर रही है, उस समय पे यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, वो डिफर कर जाएगा ईएमएफ के थ्रू होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस से। क्यों? क्योंकि इस समय करंट फ्लो कर रही है, और करंट के फ्लो करने के लिए यहां जो केमिकल इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था, उससे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा और करंट फ्लो करेगी। उससे क्या होगा? ये इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बदल जाएगा, यानी कि कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है। तो इन दोनों टर्मिनल्स जो हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा, और आप हमेशा देखेंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। मतलब अगर शुरुआत में ये पोटेंशियल 1.5 मैंने लिया था फॉर एग्जांपल ईएमएफ जिसको हम कह रहे थे, थोड़ी देर के बाद जब आप यहां करंट ऑब्टेन कर रहे हैं थ्रू ए डिवाइस और बल्ब, ये वोल्टेज गिर के सपोज 0.9 आ गया, तो 0.9 वोल्ट अब पोटेंशियल डिफरेंस है जब करंट फ्लो कर रही है। तो देखिए ये ड्रॉप हो गया, कम हो गया। ये जो 0.9 आया फॉर एग्जांपल, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि यहां पे एनर्जी स्पेंड होने लगी चार्ज को फ्लो कराने में। मींस टर्मिनल वोल्टेज क्या है? टर्मिनल वोल्टेज को भी दो तरह से एक्सप्लेन करते हैं। पहली सिचुएशन है व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल दैट इज इन द क्लोज सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। एक बात। और अगर हम एनर्जी या वर्क डन के रिलेशन में बात करें, तो इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, whatever the work is done in flow of charge in the external circuit, ये रीजन जो मैंने मार्क किया है, whatever the work is done in flow of unit positive charge in the external circuit, यहां देख रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इधर को करंट जा रही है, ये एक्सटर्नल सर्किट है। यहां जितना वर्क डन होगा इसको हम कहते हैं पोटेंशियल, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि V, इसे V से इंडिकेट करते हैं। जब हम ईएमएफ ले रहे थे तो टोटल वोल्टेज ले रहे थे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल का, जिसको हमने E से इंडिकेट किया था, इसको हम V से इंडिकेट करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ वर्क डन क्या होगा? इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन फ्लोइंग ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट दैट इज आउटसाइड द सेल। तो V इज इक्वल टू, यानी V मींस टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू W डैश, ये वर्क डन हमने W डैश मान लिया, अपॉन Q यूनिट पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द सेल। बी केयरफुल फॉर दिस, मींस W डैश इज द वर्क डन इन रिलेशन टू दिस टर्मिनल वोल्टेज, और EMF के रिस्पेक्ट में जो हमने वर्क डन निकाला था वो था W। तो कौन सा वर्क डन ज्यादा है? जो ईएमएफ यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल सर्किट के रिस्पेक्ट में निकाला था वो ज्यादा वर्क डन होगा। मींस W डैश इज लेस देन W, इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ होता है। यहां पर ये टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कम होगा ईएमएफ के रिस्पेक्ट में, ये बात ध्यान रखनी है। अब हम इससे आगे चलते हैं कि अगर ईएमएफ ज्यादा है और टर्मिनल वोल्टेज कम है, आप देख सकते हैं ईएमएफ है 1.5 वोल्ट और टर्मिनल वोल्टेज आया 0.9।
इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कमी हो गई, ड्रॉप हो गया, किसका, वोल्टेज का ड्रॉप हो गया। बहुत सिंपल सी बात है, हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो हमारी एनर्जी 1.5 के लेवल पर है। और जब हमने वर्क डन शुरू कर दिया तो सर्किट में करंट फ्लो करने लगी, तो हमारा एनर्जी लेवल कम होने लगा, तो अब वो 0 पॉइंट पे आ गया, 0.9 पे आ गया। तो कितना ड्रॉप हो गया, 1.5 माइनस 0.9, क्योंकि ईएमएफ इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज है। तो इन दोनों के डिफरेंस से जो रिलेशन आता है वो कहलाता है वोल्टेज ड्रॉप इन सेल। अब उस वोल्टेज ड्रॉप इन सेल के बारे में पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग टर्म पे आएंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, एक टर्म होती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट और एक होती है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अभी उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने बोला आपसे कि एक टर्म हमारे सामने आ गई वोल्टेज ड्रॉप। क्यों आ गई, क्योंकि ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंस है। ईएमएफ हमेशा ग्रेटर है, टर्मिनल वोल्टेज कम है। तो हुआ क्या कि जब सर्किट में करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया, इस पूरी सेल के थ्रू सर्किट में करंट जा रही है, तो दो सर्किट थे, ये वाला पार्ट था एक्सटर्नल सर्किट और ये वाला पार्ट था इंटरनल सर्किट इनसाइड द सेल। तो जब पूरे सर्किट के वर्क डन को ले रहे हैं हम, तो उसे कह रहे हैं ईएमएफ W अपॉन Q। जब हम एक्सटर्नल सर्किट के वर्क डन को ले रहे हैं, एक्सटर्नल सर्किट के वर्क डन को ले रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज W डैश अपॉन Q। मींस ये टर्मिनल वोल्टेज और ये ईएमएफ, नेचुरली पूरे मूवमेंट में सर्किट में किया गया वर्क ज्यादा होगा, तो ईएमएफ इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज होता है। और इन दोनों के डिफरेंस से हम क्या निकाल लेंगे, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इनसाइड द सेल। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज inside the cell, this is known as voltage drop, means voltage drop will be the difference of EMF and terminal voltage होगा। तो आप एक डेफिनेशन बना सकते हैं, voltage drop is the work done per unit charge in carrying the positive charge through the electrolyte inside the cell। और आपने लिख दिया फॉर्मूला स्मॉल w, देखिए स्मॉल w लिखा है, स्मॉल w अपॉन q वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू W अपॉन Q माइनस कैपिटल W डैश अपॉन Q, यानी टर्मिनल वोल्टेज और EMF इनका डिफरेंस, यानी EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज। होता क्या है, जब ये सर्किट में करंट फ्लो करती है तो दो सर्किट हैं हमारे सामने, एक एक्सटर्नल सर्किट और एक इंटरनल सर्किट। इंटरनल सर्किट में जब करंट आ रही है, देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल से यहां इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ये करंट आई, तो जब ये करंट अंदर चलती है सेल के थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां पर भी एक रेजिस्टेंस ऑफर की जाती है, वैसे ही जैसे कि जब बाहर के सर्किट में करंट जा रही थी तो ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर थी, जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी करंट के पैसेज में रेजिस्टेंस ऑफर की जाती है। इस रेजिस्टेंस को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इट हैपेंस ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अभी डिटेल में पढ़ते हैं उसको। तो इनसाइड द सेल बाय द इलेक्ट्रोलाइट इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड to the passage of current, and this is responsible for this difference, that is the voltage drop। इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो क्यों आया, क्योंकि सेल के अंदर सीधा रास्ता करंट को नहीं मिला, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया पैसेज में, जिससे इंटरनल रेजिस्टेंस आई और उसके कारण वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, इट इज ऑल्सो ए वोल्टेज ड्रॉप। This can be written as current into internal resistance, small v is equal to I into capital R। अब हमारे सामने तीन टर्म्स हो गए। EMF वो सिचुएशन है जब करंट फ्लो नहीं कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, मेक द पॉइंट वेरी क्लियर। टर्मिनल वोल्टेज वो सिचुएशन है जब करंट फ्लो कर रही है, यानी कि EMF में किया गया वर्क डन टोटल सर्किट की करंट के रिलेशन में होगा। टर्मिनल वोल्टेज के रिस्पेक्ट में किया गया वर्क डन केवल एक्सटर्नल सर्किट के रिलेशन में होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस के रिलेशन से जो वर्क डन आ रहा है वो वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस IR से रिलेटेड है, और जब बाहर सर्किट में ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस ऑफर हो रही थी सर्किट में करंट के पैसेज में, तो वो कैपिटल R थी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो टर्मिनल वोल्टेज किससे रिलेटेड होगा, सोच के देखिए, करंट इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस I इंटू कैपिटल R से रिलेटेड होगा। अब हम एक कंपैरिजन पढ़ लेते हैं सिंपली जल्दी से EMF और टर्मिनल वोल्टेज का, और उसके रिलेशन में इसको कंटिन्यू करते हैं। तो एक छोटा सा कंपैरिजन देख लीजिए EMF और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में। देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया उसको बिल्कुल टू द पॉइंट क्लियर कर लीजिए। EMF हमेशा ओपन सर्किट में होता है जब करंट ड्रॉ नहीं हो रही है सेल से।
टर्मिनल वोल्टेज हमेशा क्लोज सर्किट में होता है जब सेल से करंट ड्रॉ हो रही है। पहली बात, ईएमएफ इज द वर्क डन इन मूवमेंट ऑफ चार्ज थ्रू आउट द सर्किट होता है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल सर्किट यानी टोटल सर्किट में। लेकिन टर्मिनल वोल्टेज कब होता है? इट इज द वर्क डन मूविंग द चार्ज इन द एक्सटर्नल सर्किट होता है। तीसरी चीज, ये ईएमएफ एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल है। ये जैसे हमने डिसाइड कर दिया 1.5 वोल्ट है तो ईएमएफ हमेशा वही रहेगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। आप कितनी भी करंट ड्रॉ करें, ईएमएफ तो ईएमएफ है, वो कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन टर्मिनल वोल्टेज बदलता चला जाएगा जैसे जैसे ज्यादा करंट आती जाएगी। ग्रेटर करंट आने पर, ग्रेटर करंट ड्रॉ करने पे लेस हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन। ग्रेटर द करंट ड्रॉन, लेस विल बी द टर्मिनल वोल्टेज। क्यों? क्योंकि यहां जब करंट जा रही है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, जब करंट इलेक्ट्रोलाइट में आ रही है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। इसका मतलब हुआ, अभी अभी जो हमने देखा था, मैंने बोला था कि इन दोनों का डिफरेंस वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो हम लिखते थे वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज, स्मॉल v इज इक्वल टू ई माइनस कैपिटल वी। तो हमने बोला था यहां पर I इंटू स्मॉल आर है, जिसको हम अभी इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहे हैं, जो अभी आपसे डिस्कस करते हैं। क्योंकि ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के डिफरेंस से वोल्टेज ड्रॉप बना, और ये अंदर करंट के फ्लो करने से बना। यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ऑफर होती है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ तो ईएमएफ है, और टर्मिनल वोल्टेज कहां पर है? एक्सटर्नल सर्किट में। वहां पे कौन सी रेजिस्टेंस ऑफर होती है? कैपिटल आर। तो V इज इक्वल टू आई आर, जो आप ओम्स लॉ जानते हैं उसी लॉजिक से चल रहा है, तो यहां पे बन जाएगा I इंटू कैपिटल आर, यानी टर्मिनल वोल्टेज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगी, वोल्टेज ड्रॉप में इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। ये लॉजिक याद रखिएगा आप हमेशा। आइए अब शुरू करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एक क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द पैसेज ऑफ करंट इनसाइड द सेल बाय द इलेक्ट्रोलाइट। यानी जब सेल के अंदर करंट फ्लो करती है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, उसकी नेचर, उसका टेम्परेचर, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड, दिस ऑल कंट्रीब्यूट टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, दैट इज पैसेज जो है करंट का, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन का आ जाना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाती है, और जिससे क्या आ जाता है? वोल्टेज ड्रॉप। मींस इनसाइड द सेल रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द इलेक्ट्रोलाइट बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू द पैसेज ऑफ करंट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। और इसको सिंबॉलिकली नेगेटिव टर्मिनल की तरफ राइट हैंड साइड पे ये जिगजैग साइन से, रेजिस्टेंस के सिंबल से इंडिकेट करते हैं, और यहां पे स्मॉल आर लिख देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। क्लियर? तो इसको लिखते हैं स्मॉल v, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप के लिए यही इंटरनल रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल है। अब ये किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है? ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए क्या फैक्टर्स हैं। पहला है लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। जितना ये सरफेस एरिया ज्यादा होता चला जाएगा इलेक्ट्रोड्स का, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती चली जाएगी। मींस अगर हम बढ़िया क्वालिटी की सेल बनाना चाहते हैं जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो, तो बड़े साइज के इलेक्ट्रोड प्लेट्स लगानी चाहिए। दूसरा, मोर द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा उतनी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा करंट को इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट मूवमेंट में, तो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ आयन से। मींस डिस्टेंस शुड बी लेस बिटवीन द प्लेट्स होना चाहिए, कम रेजिस्टेंस होते से, और सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। ये कंक्लूजन आ गया। तीसरा आता है लेस द आयनिक इलेक्ट्रोलाइट, यानी आयनिक नेचर के हिसाब से बात करें तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन ज्यादा हो जाएंगे तो ग्रेटर होगी इंटरनल रेजिस्टेंस। और चौथा फैक्टर आ गया मोर द टेम्परेचर लेस द इंटरनल रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये 4 फैक्टर जरूर आपको पता होने चाहिए, जिससे हम किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस एंड देंस एनर्जी लॉस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो कैसे बढ़िया सेल बना सकते हैं, उसके लिए लॉजिक ध्यान रखना है। तो फाइनली ये सब पढ़ने के बाद हमने 3 चीजें सीख ली, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन, और एक था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो कुल मिला के इन सब के रिलेशन से अब एक फॉर्मूला बना देते हैं, जिसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा
उसमें एक टर्म पड़ी ईएमएफ, इसको हम कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई। दूसरी टर्म हमने पढ़ी टर्मिनल वोल्टेज, कैपिटल वी, टर्मिनल वोल्टेज हो गया, जिसके बारे में आप डिटेल एक्सप्लेनेशन सीख चुके। तीसरा आपने टर्म पढ़ा स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई। चौथा टर्म आपने पढ़ा वोल्टेज ड्रॉप, स्मॉल वी, आपके सामने ये वोल्टेज ड्रॉप आ गया। और इसके अलावा एक टर्म आप जानते हैं कैपिटल आर, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। एक टर्म आपके सामने है V इज इक्वल टू आई आर, जिसे आप कहते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब हम सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो कितने भी तरह की सर्किट प्रॉब्लम बन जाएं, आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं, कितने भी तरह की सर्किट प्रॉब्लम्स बन जाएं, कितने भी तरह के आप फॉर्मूले फॉर्मेशन कर लें, फॉर्मूला तो सिर्फ एक होता है। आप जानते हैं कौन सा फॉर्मूला होता है? वो होता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। इन जनरल अगर हम बोले तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होगा, बस हम इसके फॉर्मेट को बदल देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसा कुछ निकालना है वो सीख जाएंगे। आगे चल के मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक भी सिखाई जाएगी। वेल, तो यहां पे देखिए इन सब का रिलेशनशिप देख लें। अब देखिए एक बार छोटा सा समरी देख लीजिए। ईएमएफ तब था जब ओपन सर्किट था, टर्मिनल वोल्टेज तब था जब क्लोज सर्किट था। जब क्लोज सर्किट था तो जब बाहर करंट फ्लो कर रही थी एक्सटर्नल सर्किट में, तो था टर्मिनल वोल्टेज। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। टर्मिनल वोल्टेज के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल था। जब सेल के अंदर करंट फ्लो कर रही थी तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, तो हम कह रहे थे वोल्टेज ड्रॉप, यानी वोल्टेज ड्रॉप का रिलेशन इंटरनल रेजिस्टेंस से था। यानी ये देखिए इन दोनों का रिलेशन आ गया। तो हमारे सामने एक सिचुएशन आई ईएमएफ, नो प्रॉब्लम, ये तो है ही। दूसरी सिचुएशन आई V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर, करंट इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखिए यूज वही हो रहा है ओम्स लॉ। अब हमने यहां वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज बोल दिया है, करंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लिया है। एक सिचुएशन आई हमारे सामने वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप देखिए यहां पे वोल्टेज है, अब इसका नाम दे दिया हमने वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। देखिए करंट इंटू आपकी रेजिस्टेंस की जगह इंटरनल रेजिस्टेंस लिख दिया। जो आपने रिलेशन सीखा, मैंने बताया कि ईएमएफ हमेशा ग्रेटर होता है टर्मिनल वोल्टेज से, तो हमारे सामने जो फॉर्मूला था वो बन के आया था वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज। तो ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज मींस आप लिख सकते हैं स्मॉल v इज इक्वल टू ई माइनस कैपिटल V, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जगह लिख दीजिए I इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल E इंटू माइनस I इंटू कैपिटल R। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। तो एक फॉर्मूला आपने ये याद किया V इज इक्वल टू आई आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रिलेशन में, एक फॉर्मूला ये समझा इस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, और इन सब के कॉम्बिनेशन से बना आई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब इसमें करंट वाले पोर्शन को एक तरफ लाइए तो आप लिख सकते हैं आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। अब आप इसमें करंट को कॉमन लेके करंट निकाल लीजिए, तो R प्लस आर इज इक्वल टू ई। तो आपके सामने करंट निकालने के लिए एक सिचुएशन आ जाएगी I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R प्लस स्मॉल r means you get a formula there to get the current. Current is equal to EMF upon external resistance plus internal resistance means total resistance. तो आपके सामने फाइनली जो फॉर्मूला आया वो आ गया करंट इज इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। आपके सामने एक ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया जिसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल निकालेंगे। क्या ये बहुत डिफरेंट फॉर्मूला है ना? ये भी तो यही फॉर्मूला है। अगर आप देखिए ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V अपॉन R करें तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यहां पे हमने टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कह दिया। अगर किसी सेल में रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां पे जीरो हो जाएगा, तो E अपॉन R बन जाएगा। अगर हम टर्मिनल वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बात करें तो I इज इक्वल टू V अपॉन R बन जाएगा। रहेगा तो वही ओम्स लॉ, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करके आप न्यूमेरिकल करना शुरू कर सकते हैं।
तो आपको आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहां पर ये वीडियो खत्म होता है, आपको ये सारी बातें क्लियर हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे।